हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम ज्योग्राफी क्लास 6 का थर्ड चैप्टर हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। पूरी तरह से गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी भी है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी का वास्तविक आकार भू-आब कहलाता है। भू-आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? तो जैसे ग्लोब में दिखाया गया है, कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि ग्लोब को देखें। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप, यानी जो ग्लोब है वो एक मॉडल के रूप में है कि इस तरह से हमारी क्या है, पृथ्वी है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसको कुम्हार की चाक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। तो ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, इसको एक तरफ से या दूसरी तरफ किसी भी प्रकार से घुमाया जा सकता है, राउंड राउंड घूमेगा। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष यानी कि अपनी धुरी पर घूमती है। ग्लोब द्वारा महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जा सकता है। आगे देखते हैं ग्लोब पर स्थानों का निर्धारण। जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण आसपास के प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सापेक्ष करते हैं तो उस स्थान की स्थिति को सापेक्षिक स्थिति कहते हैं। जैसे श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है, जहां श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति भारत के सापेक्ष बताई गई है। आगे है, जब हम पृथ्वी पर किसी स्थान का निर्धारण बिना किसी प्रसिद्ध स्थान, पर्वत, नदी, समुद्र आदि के करते हैं तो उसे उस स्थान की वास्तविक स्थिति कहते हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल द्वारा किया जाता है। तो हम मैप में देख सकते हैं, ये जो लाइनें हैं इस तरह से और इस तरह से हमने कुछ लाइनों में डिवाइड किया है, तो इसी को हमने यहाँ पर रेखा जाल कहा है। ये पृथ्वी पर बनी हुई नहीं है, ये काल्पनिक है, सिर्फ हमने अध्ययन की दृष्टि से इस प्रकार की लाइनों को रखा है। और यही लाइन क्या कहलाती हैं? काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश, लैटिट्यूड, यानी कि ये वाली जो है लैटिट्यूड हो गई, और लॉन्गिट्यूड, ये जो इस तरह की रेखाओं को हमने लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहा है। अब हम यहाँ पर लैटिट्यूड रेखाओं के बारे में देखते हैं। जब हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमती है, यह अक्ष पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से होकर गुजरता है। पृथ्वी लगभग गोल आकार की है, अतः इस पर ऐसा कोई किनारा नहीं है जहां से एक स्थान की दूसरी स्थान की जो दूरी है वो नापी जा सके। किंतु पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव के रूप में दो ऐसे बिंदु हैं जहां से किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो अन्य ध्रुवों से बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी को मध्य से चारों ओर से घेरे हैं। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो मान लीजिए एक पृथ्वी की आकार है और इसको बीच में जो लैटिट्यूड रेखा है हमारी, ये दो बराबर भागों में बांटती है। और इस रेखा को हमने यहाँ पर क्या बोला है? हमने यहाँ पर बोला है इक्वेटर। तो ये वाली जो रेखा है जो दो भागों में डिवाइड करती है, इसको हमने इक्वेटर बोला है। एक अन्य काल्पनिक रेखा है जो दोनों ध्रुवों के बराबर दूरी पर है। यह पृथ्वी के मध्य से चारों ओर घेरे है। यह रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। मतलब ये जो खड़ी लाइनें हैं पृथ्वी की, इनको हमने लैटिट्यूड कहा है। रेखा के उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण का भाग जो है वो गोलार्ध कहलाता है। आगे है, अब यहाँ पर ये 0 डिग्री वाली रेखा है और
तो इस तरह से जो है लैटिट्यूड रेखाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, वृत्तों के आकार में दिखाई देती हैं। किसी स्थान या बिंदु की भूमध्य रेखा से उत्तरी या दक्षिण की ओर कोणीय दूरी की माप को अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो नाप है उसको अक्षांश कहते हैं। उसे भूमध्य रेखा के ध्रुवों के और अंश से नापा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक पृथ्वी के चारों ओर स्थित सभी वृत्तों का अक्षांश जो है वृत्त है, मतलब इस तरह से है, इस तरह से क्या है, पूरी पृथ्वी को अक्षांश वृत्तों में डिवाइड किया गया है। ये वृत्त आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं, इस कारण इन्हें समांतर रेखाएं भी कहते हैं। भूमध्य रेखा शून्य अंश अक्षांश माना गया है। चूंकि भूमध्य रेखा के से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की कोणीय दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका नाप जो है 360 डिग्री का 1/4 अर्थात 90 होता है। उत्तरी ध्रुव पर 90 उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव पर 90 दक्षिण अक्षांश को दर्शाती हैं। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के उत्तर के सभी अक्षांशों को उत्तरी अक्षांश और उसके दक्षिण के सभी अक्षांशों को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण जाते हैं, अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, जिसकी लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जबकि ध्रुवों पर ये रेखाएं मात्र बिंदु रह जाती हैं, अर्थात 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की लंबाई 0 होती है। आगे देखते हैं अब कुछ अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाते हैं तो कर्क रेखा, और वही दक्षिण की ओर जाते हैं तो मकर रेखा कहते हैं। आगे है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त यानी कि रेखा कहते हैं, और फिर वही दक्षिण की तरफ जाते हैं तो आर्कटिक वृत्त रेखा कहते हैं। उत्तर की तरफ जाते हैं 66.5 डिग्री पे तो आर्कटिक, और वहीं दक्षिण की ओर जाते हैं तो अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। आगे देखते हैं अब यहाँ पर किस प्रकार से हमें अक्षांश बनाए हैं। एक सादा कागज ले लें, उस पर दिए गए चित्र में वृत्त बनाने हैं। इसके मध्य में एक रेखा केंद्र बिंदु से खींचिए और उस पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा लिखना है। अब चांदी की सहायता से वृत्त के ऊपर के भाग में चित्र की भांति 15, 30, 45, 60, 75 और 90 अंश के कोण बनाकर रेखाएं खींचनी हैं। इन कोणों की रेखाएं वृत्त से जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु से भूमध्य रेखा के समांतर रेखा खींचिए। तो कुछ इस तरह से क्या है, रेखाएं हमें खींचनी है ताकि ये हमें समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हमने अध्ययन की सुविधा अनुसार हमने पृथ्वी में अक्षांश वो डिवाइड किए हैं और किस प्रकार से लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड रेखाओं को डिवाइड किया है। आगे देखते हैं उत्तरी गोलार्ध की भांति दक्षिण गोलार्ध के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक में 15, 30 और इस तरह जैसे हमने उत्तर की तरफ यहाँ पर बनाए हैं, सेम हमें ये दक्षिण की तरफ भी बनाना है। आगे देखते हैं अब लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अलावा कुछ अन्य जानकारी भी आवश्यक है। जैसे उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और पीलीभीत शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। इनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होता है कि ये दोनों ध्रुव को मिलने वाली किसी मानक रेखा के पूर्व या पश्चिम कितनी दूरी पर है। इन मानक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। इनके बीच की दूरी को अंश से नापा जाता है। ये रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई अर्धवृत्ताकार
होती हैं। इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमशः कम हो जाती है। मतलब मान लीजिए ये 0 डिग्री है, तो इस तरफ हम जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे तो उनकी जो लंबाई है वो क्या होती जाएगी, वो कम होती जाएगी। ध्रुवों पर उनके बीच की दूरी 0 हो जाती है और ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। आगे है, किसी बिंदु के चारों ओर अधिकतम 360 डिग्री का कोण बन सकता है। यदि 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर को खींचा जाए तो ग्लोब का कुल 360 देशांतर रेखाएं होंगी। अक्षांश वृत्तांतों के विपरीत सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान या बराबर होती है, अतः देशांतर रेखाओं की गणना में कठिनाइयां होती हैं। इसलिए सभी देशों के लिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि लंदन के निकट जो है ग्रीनविच नामक स्थान पर ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर या प्रधान यमनोत्तर होंगी। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी पर इस रेखा के ठीक पीछे 180 देशांतर रेखा होती है। तो जहां पर ये ग्रीनविच रेखा है उसके जस्ट पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं, जो 0 से पूर्व दिशा में 180 तक के देशांतरों को पूर्वी देशांतर कहते हैं। इसी प्रकार 0 से पश्चिम दिशा में 180 तक के देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहते हैं। आगे है, सूर्य पर 180 पूर्व एवं 180 पश्चिम देशांतर रेखाएं एक ही हैं। इसी प्रकार 0 देशांतर एक ही है। ये दोनों रेखाएं मिलकर पृथ्वी के परितः एक वृत्त बनाती हैं जो दोनों ध्रुवों से होकर जाती हैं। यह वृत्त पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। अब यहाँ पर अपना ग्लोब स्वयं बनाना है। एक गेंद को लेना है और 2 विभिन्न रंग के स्केच पेन, एक लोहे की तीली, गेंद और ये सारी चीज़ें क्या है लेनी है। गेंद के ऊपर और नीचे एक छेद बनाने हैं जिसमें लोहे की तीली डालकर ऊपर ले जाया जाए। फिर ऊपर वाले छेद के पास उत्तरी ध्रुव एवं नीचे वाले छेद के पास दक्षिणी ध्रुव लिखिए। अब दोनों ध्रुवों के बीच गेंद के चारों तरफ एक वृत्त बनाते हुए रेखा बनाइए। उस रेखा पर भूमध्य रेखा या विषुवत या 0 डिग्री लिखिए। फिर इस वृत्त और दोनों ध्रुवों के बीच बीच ऊपर और नीचे 2 वृत्त और बनाइए। ये सब आपकी अक्षांश रेखाएं होंगी। तो एक गेंद को लेकर हमें सारी अक्षांश लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड रेखाएं बनानी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ ड्रॉ कर लेंगे, बाकी इसको देख लेते हैं फटाफट। जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाते हुए रेखा खींचिए जिन पर ग्रीनविच और 0 डिग्री रेखा लिखना है। यह रेखा गेंद पर अर्धवृत्त बनाएंगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के ठीक पीछे गेंद के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को रेखा द्वारा मिलाइए। यह रेखा के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि 180 लिखना है और 0 डिग्री पर जो है वो 0 डिग्री लिखना है और देशांतर और 180 देशांतर मिलकर गेंद पर एक वृत्त बनाएंगे। आगे है, अब इसी तरह 0 से 180 बीच के बीच जो है भूमध्य रेखा पर बराबर दूरी लेकर दोनों तरफ 2 रेखाएं गेंद पर बनानी है। ये सभी देशांतर रेखाएं होंगी। आगे है, यहाँ पर ग्रीनविच रेखा लिखना है और ठीक सामने रखिए और उस रेखा के बाईं ओर पश्चिम गोलार्ध और दाहिने ओर उत्तरी गोलार्ध लिखना है। अगर गेंद पर स्केच पेन से लिखने की असुविधा हो तो उसे कागज पर लिखकर क्या कर देना है, वहां पर चिपका देना है। अब आपका ग्लोब समान रूप से क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। तो ये एक्टिविटी है ताकि बच्चों को क्या है, ग्लोब क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड रेखाएं क्या है, ग्रीनविच रेखाएं क्या है, 0 रेखाएं किनको कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध क्या है, ये सारी चीजें क्या है समझ में आ सके। आगे देखते हैं, देशांतर और समय की बात करते हैं।
पृथ्वी की आकृति लगभग गोलाकार है, अतः इस पर सभी स्थानों पर एक ही समय पर सूर्य उदय नहीं होता। किसी एक स्थान पर सूर्य उदय का समान समय डिफरेंट है तो अन्य स्थान पर दोपहर है, तीसरे स्थान पर सूर्यास्त है तो चौथे स्थान पर क्या है, आधी रात है। अतः पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के समय मापन और उनकी तुलना करना एक कठिन कार्य है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। आगे है, समय को नापने का सबसे अच्छा साधन जो है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक रूप से यह समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। समय का अनुमान सूर्य द्वारा बनने वाली परछाई के आधार पर किया जाता है। यह दोपहर में सबसे छोटी और तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। किसी देशांतर पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहाँ 12 बजते हैं। इस स्थान पर वो है स्थानीय समय यानी कि लोकल टाइम कहते हैं। किसी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर स्थानीय समय एक ही होता है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम की ओर घूमती है, अतः प्रधान यमुनोत्तर से पूर्व के यमुनोत्तर पर स्थानीय समय जो है ग्रीनविच के आगे तथा पश्चिम के यमुनोत्तर का स्थानीय समय ग्रीनविच समय के पीछे होगा। हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 380 डिग्री क्या है अपनी जगह से घूमती है, अतः पृथ्वी की घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा है। अतः यह प्रति 4 मिनट में मतलब 4 मिनट में एक अक्ष क्या है घूम जाती है। आगे है मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम एवं समय कटिबंध टाइम जोन क्या है, इसको देखते हैं। तो विभिन्न देशांतर रेखाओं पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, मतलब एक समय का अलग, जैसे लंदन का अलग होगा तो इंडिया का अलग होगा, तो उस टाइम में क्या है डिफरेंस है। स्थानीय समय में इस अंतर के कारण अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कई देशांतरों को पार करने वाली रेलगाड़ियों का समय सारणी बनाना। मतलब यहाँ पर एक ही देश की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे इंडिया की ही बात हो रही है। तो मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या है सूर्योदय हो जाता है, लेकिन वहीं गुजरात में देखें तो उसका जो टाइम है सूर्योदय का वो थोड़ा लेट है। तो इन सभी को परेशानियों को देखते हुए हमने पूरे इंडिया में एक ही समय को क्या है माना है, और ताकि जो रेलगाड़ियों की सारणी है वो क्या है उसमें कोई दिक्कत ना हो, सभी जगह एक जैसा ही टाइम क्या है निर्धारित किया गया है। हमारे देश में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भाग में लगभग 29 डिग्री का देशांतर विस्तार है, जैसा कि मैं बताया अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अतः दोनों स्थानों में स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर सुबह 5 बजे का सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है तो गुजरात में 7 बजे क्या है सूर्योदय होना स्टार्ट होगा। कुछ इस तरह से 2 घंटे का अंतराल होता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक देश की एक केंद्रीय या मानक समय रेखा होनी चाहिए। इसी मानक समय या मानक मध्याह्न रेखा के स्थानीय समय का सारे देश का मानक समय माना जाए। हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। तो हमारे देश में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही मानक मध्याह्न रेखा माना गया है। इस रेखा के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो आगे है किससे, जो ग्रीनविच लाइन है उससे क्या है 5 घंटा 5.5 घंटा क्या है आगे रहता है, अर्थात ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बजे होंगे तो यहाँ पर उस समय भारत की घड़ियों में शाम के 5:30 बजे होंगे, क्योंकि ये तो आगे है
तो 5 साढ़े 5 क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, क्योंकि 5 घंटा 30 मिनट क्या है, हमारा जो टाइम है वो आगे है। पूरे विश्व को मानक समय के अंतर्गत उस समय कटिबंधों में बांटा गया है। संपूर्ण विश्व को 30 मिनट की समयावधि अथवा 7.5 डिग्री देशांतर विस्तार के आधार पर समय कटिबंध में बांटा जाता है। अतः कोई भी देश 30 मिनट के गुणा के अंतराल पर ही अपना मानक समय निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए भारत एवं श्रीलंका का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटे आगे रहता है, तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश का मानक समय जो है ग्रीनविच मानक समय से क्रमशः 5 घंटा एवं 6 घंटा आगे रहता है। बहुत अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों के कई मानक समय कटिबंध होते हैं। कनाडा में 6 मानक समय कटिबंध है। अतः पता कीजिए कि रूस एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने मानक समय कटिबंध हैं। तो कनाडा में क्या है, 6 मानक समय कटिबंध है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि पृथ्वी लगभग गोल है, अतः प्रत्येक स्थान पर पूर्व और पश्चिम किसी भी दिशा में यात्रा करके पहुंचा जा सकता है। ग्लोब पर 180 डिग्री की पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही रेखा होती है। यदि 0 देशांतर रेखा से 180 पूर्वी देशांतर की ओर चलें तो यहाँ 720 मिनट या 12 घंटे का समय बढ़ जाता है, और 0 डिग्री से 180 पश्चिमी देशांतर की ओर यात्रा करें तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है। अतः 180 पूर्वी देशांतर में ग्रीनविच देशांतर होते हैं। 180 पश्चिमी देशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या 1 दिन के समय का अंतर आ जाएगा। इसलिए पूर्व या पश्चिम की ओर से 180 देशांतर पार करने पर 1 दिन घट जाता है या बढ़ जाता है। तो ये है कुछ यहाँ पर मानचित्र में विश्व के समय कटिबंध बताए गए हैं। जैसे कि कनाडा का देखते हैं। कनाडा में तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर एक ही स्टेट में कई सारे दिखाए गए हैं। आगे देखते हैं, इस अवस्था को दूर करने के लिए 180 देशांतर रेखा के सहारे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मान ली गई है। तो बहुत सारा डिफरेंस हो रहा था, बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही थी, तो फाइनली डिसाइड हुआ कि हम एक इंटरनेशनल तिथि रेखा मान लेते हैं। इसे मानचित्र 3.9 में दिखाया गया है। 3.9 में तो ये है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आगे देखते हैं, जहां कोई देश या भूखंड 180 डिग्री के देशांतर के दोनों ओर फैला है, वहां अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा मोड़ लिया गया है। तो मोड़ कैसे लिया गया है, यहाँ पर मोड़ा गया है, यहाँ पर। आगे है, इस रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करने पर 1 दिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और पूरब से पश्चिम की ओर पार करने पर 1 दिन आगे वाला दिन गिना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पश्चिम से पूरब की तरफ जाएं तो 1 दिन क्या हो जाता है, कम जाता है। वहीं पूरब से अगर पश्चिम की ओर जाएं तो 1 दिन आने वाला अगला दिन गिना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि जापान से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने वाला एक जहाज इस रेखा को सोमवार शाम के 5 बजे पार करता है, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, रविवार का 5 बजे माना जाएगा। इसके विपरीत यदि यात्री रविवार को 5:30 बजे संयुक्त राज्य अमेरिका से जापान की ओर जाता है तो इस रेखा को पार करता है, तो उसका जो सोमवार 5:30 बजे माना जाएगा।
अपनी शिक्षा की सहायता से इसे समझने का प्रयास करना है। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ से अगर हम इस साइड जाते हैं जापान, यह इस साइड जापान है। तो इस पूरे को हम जब पार करते हैं तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर पार करते हैं तो कम हो जाता है, और अगर हम पूरब से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो एक दिन हमारा अगला गिना जाएगा। आगे है, अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट विषुवत रेखा किसको, धरातल पर उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच जो काटती है, मतलब ये जो लाइन है इसको 0 डिग्री बोलेंगे, यानी विषुवत रेखा। इसके ऊपर वाली एक लाइन होती है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, और उसके जो साउथ दक्षिण में है वो मकर रेखा कहते हैं। आगे है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त क्या है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ हम जब जाते हैं तब वो 66.5 जो है कोणीय दूरी पर खींचा काल्पनिक वृत्त है। आर्कटिक वृत्त क्या है, धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत वृत्त और 66.5 कोणीय दूरी पर खींचा गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।